गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैं पिछली क्लास में आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं उनका रेडियस और उस ऑर्बिट्स में किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है या रिवॉल्व करता है, उसका मैंने आपको एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो वहां पे जो डेरिवेशन हमने किया था nth ऑर्बिट का, ठीक है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस हमारा आया था आर एन इज इक्वल टू, इसका जो एक्सप्रेशन था हमारा वो कुछ इस तरह से था कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको सिंप्लीफाई किए होंगे तो ये था हमारा पाई एम इंटू ई स्क्वायर, और ये था हमारा एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये हमारा था nth ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, और फिर हमारा nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड था वो भी n इज इक्वल टू, उसका जो एक्सप्रेशन हमारा आया था वो था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, और ये था हमारा z बाई n। ठीक है, इस तरह से जो है कि हमारा स्पीड का जो है कि एक्सप्रेशन था। तो देखिए, ये वाला दोनों फार्मूला आपको करना है याद। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अबाउट क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अब अगर रिवॉल्व करता है nth ऑर्बिट में, तो ये जो है हमारा nth ऑर्बिट का रेडियस होता था यहाँ पे आर एन, और यहाँ पे जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो है वी एन। तो उसका जो रिलेशन होता था हमारा ये होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक क्या करते हैं, वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू क्या होता है 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 1, और हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखें 1, मतलब फर्स्ट स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम में, उस स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे इसको हम रखते हैं r नॉट। तो इस r नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा, तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम ई स्क्वायर, और n का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 और z भी 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारा r नॉट ये आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम इंटू ई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, h प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये तो क्या है हमारे कांस्टेंट है। तो इन सभी का वैल्यूज रखोगे, ठीक है, इन सभी कांस्टेंट का वैल्यूज होता है कुछ ना कुछ, और उनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। तो इसको याद करने की कोशिश करो कि जो इसका वैल्यू होता है, देखो इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको याद होगा एक्सप्रेशन तभी आप एग्जाम में पास कर पाओगे, अदरवाइज इसका वैल्यू अगर आप एग्जाम में कैलकुलेट करने लगे तब तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि वो करना नहीं है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो रेडीमेड वैल्यूज है, अगर आप 2-4 बार इसको लिखोगे और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे खुद से, तो ये वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और इसका हो सकेगा तो फार्मूला लिस्ट बना के आप रखेंगे और उसको लिख लिख के याद करेंगे। वैसे याद करने से भूल जाता है, इसको लिखो और इसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, देखो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा ये फार्मूला। तो इसका जो वैल्यू होता है, तो इसको याद कर लेना है, ये होता है 0.053, ये होता है नैनोमीटर। ठीक है, ये आर नॉट हो गया। देखो इसी आर नॉट को हम लोग बोर्स ऑर्बिट भी करते हैं। ठीक है, बोर ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, तो ये होता है हमारा बोर्स ऑर्बिट या बोर रेडियस। ठीक है, ये हमारा बोर ऑर्बिट होता है। बेटर है इसको क्या कहें आप, बोर्स रेडियस। तो बोर्स रेडियस का वैल्यू 0.053 हमारा नैनोमीटर होता है, और
इसी तरह से जो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के किसी भी nth ऑर्बिट का अगर हमें लिखना है रेडियस, तो हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, देखो ये आर एन इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, ये आर नॉट, ठीक है, ये आर नॉट होगा, और यहाँ पे z का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस आ जाएगा किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमें किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रेडियस जो होगा हमारे nth ऑर्बिट का, तो आर एन इज इक्वल टू ये होगा हमारा 0 पॉइंट, या इसी को हम लिखेंगे आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे क्या होता है हमारा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीलियम हमारा प्लस हो गया, ठीक है, हीलियम प्लस में हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा एटम या आयंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। और ये जो बोर्स लॉ होता है, या बोर्स जो पोस्टुलेट या उनका थ्योरी है बोर्स का, वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये He प्लस हो गया, हमारा Li क्या होता है, Li लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये Li प्लस प्लस। तो इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है nth ऑर्बिट का रेडियस, वो आ जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट है, तो इसमें है फार्मूले और आपका कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें डेटा ऐसा इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन आता है, ये प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर करके आप चीजों को थोड़ा फार्मूले को याद रखते हैं, और कुछ जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे ये वाला कांस्टेंट हमने कहा, तो इस कांस्टेंट का अगर वैल्यूज आप याद रख पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी ही है। चलिए, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ गया, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, या हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, तो उनके ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो है कितनी। तो देखो यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा रोटेट होता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा रिवॉल्व होता है ऑर्बिट्स में, तो क्या होता है यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन्स के पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पे Ze प्लस पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। एट द सेम टाइम ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो हम लिखेंगे हाफ इंटू एम इंटू वी एन का स्क्वायर। nth ऑर्बिट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमने अभी आपको वेलोसिटी लिखा था इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी देखो यहाँ से लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 m इंटू वी एन का जो वैल्यू था वो था हमारा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट h, ठीक है। और यहाँ पे 2 था, तो ये हो जाएगा इंटू z/n, तो ये z/n, इसका क्या कर देना था, स्क्वायर, तो a स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/2 m, ये आ जाएगा e के पावर 4 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, और ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दो e के पावर 4 m डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है,
तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब दो चार्ज पार्टिकल का जो पार्टिकल है तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उसके लिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या R होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो आ गया के होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर Q1 तो ये हो जाएगा ZE और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज है, डिवाइडेड बाई ये हमारा Rn, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा Z इंटू ई स्क्वायर और ये माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई Rn का वैल्यू रख देना है। तो ये हमारा Rn यहाँ पे है, तो देखो Rn यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पाई m इंटू ई स्क्वायर और ये है n स्क्वायर बाई z, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो यहां से जो है पाई और ये हो गया पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए ई स्क्वायर ऊपर जाएगा और m ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 4 इंटू एम और ये z ऊपर चला जाएगा, एक z यहाँ पे है तो ये आ जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इधर से एप्सिलॉन नॉट यहाँ, तो ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको क्या मान लो कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाला क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो nth ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन लाइक हमारा सिस्टम है या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन्स है उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो इतना होगा nth ऑर्बिट में, और nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इतना होगा। अब अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा टोटल एनर्जी, तो इधर हम लिख देते हैं देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारा क्या होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये हमारा आ गया है। अगर ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो इसके का है, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर दो तो देखो ये आ जाएगा e के पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ से z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस e के पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर और z स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या n स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ e के पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या n स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एटम। इस फार्मूले को भी अगर हो सके तो ध्यान में रखना है। ओके, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो इसको नोट कर लेने के बाद एक चीज यहाँ पे रखना कि ये हमारा ऐसा अगर सिस्टम है तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है और उसका हाफ जो होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। देखो इसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसका हाफ कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। इसको ध्यान रखना है। अब इसका वैल्यूज अगर हम देखें कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखो कितना आता है।
तो यहां पे अगर हम निकालें कि फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहां पे कैलकुलेट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, उसका ग्राउंड स्टेट में यार n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और n का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट या बोर्स ऑर्बिट में जो एटम है हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर निकालनी है टोटल, तो देखो इस फॉर्मूले में हमारा क्या आ जाएगा, तो ये जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ e के पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, z का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी 1 का स्क्वायर। तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में या ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का वो है माइनस e के पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इस सब का वैल्यूज यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, h स्क्वायर है, फिर से इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ e के पावर 4, ये पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में वो एनर्जी आती है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाती है। या अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही nth ऑर्बिट में अगर हम एनर्जी निकाले टोटल, तो ये देखो कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इसका वैल्यू, तो nth ऑर्बिट में तो ये आ जाएगा माइनस e के पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमें nth ऑर्बिट में निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये तो हमारा क्या होगा, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, तो z का वैल्यू तो 1 हो ही गया है, तो ये हो जाएगा नीचे n स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ इसका वैल्यू तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ ही जाएगा, तो ये 13.6 बाई एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी, ठीक है। एंड जो एनर्जी हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो उसके लिए जो हमारा nth ऑर्बिट की एनर्जी होगी टोटल, देखो उसके लिए क्या हमारा एक्सप्रेशन होगा, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका हमारा होता है, ये तरीका है हमारा फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ठीक है। वही मतलब हीलियम प्लस और लिथियम 2+ आयंस के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी nth ऑर्बिट की, तो हो जाएगा माइनस, देखो ये वाला टर्म तो हमारा सेम ही रहेगा, ये वाला टर्म सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 और ये आ जाएगा हमारा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा किसी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है। चलिए तो ये भी आप नोट कर लीजिए और इस वैल्यू से याद रखना, ठीक। अब एक चीज हमको आगे यहाँ पे पॉइंट ये कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी स्टेट है या एनर्जी जो लेवल है वो किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है स्टेट्स, ये डिस्क्रीट लेवल्स है एनर्जी का, कुछ एक सर्टेन लिमिट है एनर्जी का, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऊपर आ गया है, बीच वाला गैप है, वहां पे कोई ऑर्बिट नहीं है और ना ही उस स्टेट में एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे हमने कहा कि जो हाइड्रोजन, पहले हम हाइड्रोजन एटम का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम देखो क्या होगा कि एनर्जी जो हमने nth ऑर्बिट में लिखी है उसकी एनर्जी है En इज इक्वल टू माइनस ऑफ
13.6 डिवाइडेड बाई क्या, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना एनर्जी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ये है हमारा 1, इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट या मिनिमम एनर्जी स्टेट है ए, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो n इज इक्वल टू अगर 2 रख देते हैं हम, तो n इज इक्वल टू 2 रखो तो आ जाएगा माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको डिवाइड कर दो, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3 और माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये n इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वहां पे एनर्जी माइनस 3 पॉइंट क्या होता है 4। ठीक है, तो ये लेस निगेटिव है, तो एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसकी करस्पॉन्डिंग हमारा जो है E इज इक्वल टू 3 होगा, तो थर्ड ऑर्बिट में हमारा एनर्जी कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, तो देखो माइनस ऑफ 13.6 और 3 की जगह n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1, तो 1 हो गया 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आ जाता है n इज इक्वल टू 3। इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो माइनस ऑफ 13.6 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इज इक्वल टू 4। ये हमारा आ जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, एक और निकाल लेते हैं E इज इक्वल टू 5 के लिए, तो E इज इक्वल टू 5 में माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कितना, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा हमारा 136 में है, तो 136 25 11 और ये 4 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 5 और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या होगा अप टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हमारा क्या है हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल्स है, या इसी को हम एनर्जी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम एनर्जी स्टेट को या एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा एनर्जी स्टेट है, तो देखो एनर्जी स्टेट हमारा किस तरह से लिखते हैं। ये हमारा है एनर्जी स्टेट यहाँ पे, फिर इधर है हमारा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आपका जो है ऊपर जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ तक जो है कि n इज इक्वल टू क्या आ जाता है इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3,
n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, ऐसे सब आपका जाते रहता है एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे जो हमारा है इसको हम लोग E1 बोलते हैं, ये है हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हमारा E2 जो हमारा एनर्जी आया था कितना, E2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और E3 में कितना आ गया था, थर्ड एनर्जी स्टेट में -1.51, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था एनर्जी। और E4 जो है हमारा, E4 में कितना आ गया है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और E5 में कितना आ गया है, तो E5 में हमारा आ गया है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे हमारा एनर्जी स्टेट क्या है, बढ़ते गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो पहले तो। एक चीज देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 में जाता है तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एटम हमारा या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम टाइम के लिए स्टे करता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ या 10⁻8 सेकेंड के ऑर्डर का स्टेइंग टाइम होता है। फिर उसके बाद तुरंत क्या होता है, नीचे वाले ऑर्बिट में ट्रांजिट हो जाता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता कैसे है, मतलब हाइड्रोजन एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाता कैसे है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कि हाइड्रोजन जो हमारा एटम्स होते हैं या हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है या रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उस केस में हमारा हाइड्रोजन कोई भी स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हाइड्रोजन हमारा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और उस लाइट में क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट मिक्स हैं। तो सभी वेवलेंथ के जो लाइट्स हैं उसको अगर एक ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो यही जो ऑर्डरिंग होता है इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हमारा जो है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड रूम टेम्परेचर पे कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे रूम टेम्परेचर पे हमारा हाइड्रोजन एटम कोई भी लाइट या रेडिएशन एमिट नहीं करता है। एमिट तो हाइड्रोजन तभी एनर्जी करेगा जब वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है बाहर से हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है यहाँ पे, या अगर ज्यादा एनर्जी स्टेट किया गया तो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और या हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। या अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दिया तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा इस एटम को छोड़ के एटम से बाहर ही चला जाए, आयोनाइज हो जाए, ठीक है। या इलेक्ट्रिक स्पार्क, अगर हीटिंग नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू भी हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। या इलेक्ट्रॉन को मींस एटम, हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन्स के दौरान क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गया हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एटम अगर एनर्जी बाहर से कहीं से एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट कर जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाता है उनका, ठीक है। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो उसी प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, ठीक है। तो देखो जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इधर कहीं पे होगा, यहां से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, या हमारा क्या हुआ कि इस हायर एनर्जी स्टेट से हमारा क्या हुआ
कि इधर ग्राउंड स्टेट में आ गया, या इधर से इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिट होकर डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा डायरेक्ट हायर एनर्जी स्टेट से अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा फोटोन एमिट होते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस में हमारा फोटोन से एमिट होगा, और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, इस फोटोन की एनर्जी जो होती है वो हमारा जिस लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप के इक्वल हमारा क्या होता है, एनर्जी का हमारा ये फोटोन जो है एमिट होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे किस तरह से एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। ये आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है कि हमारा ट्रांजिशन होएगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये एनर्जी गैप कितना होता है, एनर्जी गैप कितना होगा, तो एनर्जी जो गैप होगा ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, तो ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है। तो फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे गैप होगा, ठीक है, ये वाला एनर्जी गैप जो हमारा है ये कितना होगा एनर्जी गैप, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे डेल्टा, इसको E1 हम मानते हैं, तो डेल्टा E1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये E2 माइनस ऑफ E1, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13.6 माइनस ऑफ 3.4, तो इसको घटा दो तो ये आ जाएगा हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो कम से कम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, अगर आपने 10.2 एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड किया एनर्जी, तभी क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दिया, मान लीजिए 9.5 दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा नहीं, और ये एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा अगर आप इससे कम देंगे। और इससे अगर ज्यादा भी दे दिया तो अगर यहाँ बीच में आया, ठीक है, अगर मान लो कि आप ग्राउंड स्टेट से इसको फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो यहाँ पे कितना उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मान लो डेल्टा E2 अगर हम लिखते हैं, तो डेल्टा E2 मतलब ये वाला एनर्जी गैप, तो ये वाला एनर्जी गैप कितना आएगा, डेल्टा E2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हमारा E3 माइनस ऑफ E1, तो E3 माइनस 1.51 माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ 13.6 है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 13.6 माइनस ऑफ 1.51। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 0, तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना सही है। हाँ, ये देखो सही है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको ग्राउंड स्टेट से अगर इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है इलेक्ट्रॉन को, तो कम से कम आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा दे दिए, 13 दे दिए, तो ये क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसको किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो एग्जैक्टली जितना एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी गैप देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, सिर्फ एनर्जी लेवल जो स्टेट्स हैं उसी एनर्जी स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा।
ठीक है, तो ये देखो हमारा इस तरह से एक्साइटेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी, एटम जो है हमारा एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी उतनी ही होती है इस फोटोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितना इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है एनर्जी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कुछ जो है कि हमारे सीरीज बनते हैं। ठीक है, तो सीरीज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसी को अगर हम लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ये ऐसे, ऐसा है। तो देखो क्या होगा, फिर इसी तरह से आपका ऐसे ऊपर चला जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहां से हमारे कुछ सीरीज होते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। कुछ जो है कि हमारे सीरीज बनते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमारा एक्साइटेड स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में अगर हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन करता है, ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से या किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्ट किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इस सीरीज में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 E1 है और ये हमारा E2 है, तो ये अगर फोटोन है तो इसका एनर्जी कितना आएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू यहाँ पे E2 माइनस आप क्या आएगा E1, और यही हमारा H न्यू होगा, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे, जो इमिटेड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन है उसकी हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो इस सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड या उससे हायर एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो इस तरह का जो वेवलेंथ जनरेट होगा, इन सभी वेवलेंथ को हम लाइनमैन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कोई हमारा जो है कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन आता है करके, तो उस प्रोसेस में जो हमारा फोटॉन्स एमिट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये जो वेवलेंथ ऑर्डरिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनमैन सीरीज। ठीक है, ये हमारा लाइनमैन सीरीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद ये लाइनमैन सीरीज के हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइनमैन सीरीज में अगर हम कहें कि सबसे कम वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना एनर्जी हो गया, वेवलेंथ होगा, तो लाइनमैन सीरीज का सबसे कम वेवलेंथ, तो सबसे कम देखो वेवलेंथ क्या होगा, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा डेल्टा E। अगर लैम्डा हमको क्या निकालना है, कम से कम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो डेल्टा E का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, ये लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो डेल्टा E का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए।
ठीक है, एनर्जी गैप। और अगर हमें लैम्डा मैक्स चाहिए तो लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो एच सी डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। तो यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखो लाइमन सीरीज में सबसे कम अगर वेवलेंथ का निकालना है तो सबसे कम वेवलेंथ का मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसका वेवलेंथ हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप होगा, देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा हमारा ई इंफिनिटी माइनस ऑफ ई वन। ठीक है, तो ये इंफिनिटी पे हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम अगर हमको निकालना है लाइमन सीरीज में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो इसका जो मिनिमम वेवलेंथ है तो ये आ जाएगा एच सी। देखो एच सी का जो वैल्यू होता है, एच सी हमारा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमें एनर्जी किस में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है, तो वेवलेंथ हमारा डायरेक्ट किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। तो देखो इसको अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 13.6, इतना नैनोमीटर हमारा वेवलेंथ आ जाएगा लाइमन सीरीज का। ठीक है, अब इसी में हमें मैक्सिमम अगर निकालना है वेवलेंथ, तो देखो लैम्डा मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एच सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल्टा ई। तो मैक्स के लिए हमको क्या करना है, डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए। तो एनर्जी गैप किस लेवल में मिनिमम होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसके लिए जो एनर्जी होगा हमारा ये E2 माइनस ऑफ क्या आएगा, E1 आ जाएगा। तो E2 माइनस E1 हमने निकाला था यहाँ पे, ये आ गया है कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था। ठीक है, तो यही वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा मैक्स हमारा जो है आ जाएगा, एससी का वैल्यू है 1242, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये डायरेक्ट इसका एससी का वैल्यू याद रखना। ठीक है, एच सी, ये भी एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका वैल्यू होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये एनर्जी हमको किस में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैंसिल, फिर से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो ये लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा 1242, ये आ जाएगा नैनोमीटर, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10.2। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। तो लाइमन सीरीज का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इतना होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब हमारा डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम। तो एनर्जी जो गैप है वो मिनिमम तभी होगा जब हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से किस में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में, और डेल्टा ई मैक्सिमम तब होगा जब ये इनफाइनाइट से कहाँ आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो। तो ये हमारा लाइमन सीरीज हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा हाइयर एनर्जी स्टेट से, मान लो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गिरे, यहां पे अगर आके गिर रहा है, ठीक है, हाइयर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर गिर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इस सीरीज में जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होंगे, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगे वो हमारा आएगा बामर सीरीज में। ठीक है, ये है हमारा बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज। तो इसी तरह से इस सीरीज का भी अगर मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना हो तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ आना चाहिए, n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 में आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया लाइमन, बामर। फिर इसके बाद जो है, मान लो कि अगर ट्रांजिशन हमारा इस तरह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आके ट्रांजिट हो रहा है डायरेक्टली, हाइयर एनर्जी स्टेट से किस में आ रहा है, डायरेक्ट हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। तो अगर इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है तो ये जो सीरीज में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगे, ये सीरीज हमारा ये होता है पास्चन।
ठीक है, ये हमारा पास्चन सीरीज होता है, पास्चन सीरीज होता है। फिर इसी तरह से हमारा जो है क्या होगा कि इस हायर एनर्जी स्टेट से इसमें आके अगर होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इस तरह से हमारा अगर ट्रांजिशन होता है पास्चन, तो इसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा सीरीज होता है। यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। ऐसे ही और भी हमारा होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आए, ठीक है, इस तरह से। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड होता है, पी फंड सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है। यहाँ पे पहले हमारा ट्रांजिशन डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में होगा, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 में, और इसमें हमारा n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, n4, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है डायरेक्टली इसके एबव एक्साइटेड स्टेट से, तो हमारा पी फंड सीरीज का हो जाएगा। ब्रैकेट सीरीज में मतलब n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को इसके हायर एनर्जी स्टेट से, और पास्चन सीरीज में हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होना चाहिए इसके हायर एनर्जी स्टेट से। फिर बामर सीरीज में क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट से, तो बामर सीरीज, और ये हमारा है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर एनर्जी स्टेट से अगर इस तरह से ट्रांजिशन करके फिर अपने ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एमिट होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए, इसी में देखिए एक पॉइंट हमारा ए है, देखो अगला हमारा पॉइंट ये है इसमें कि अगर हमारा हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, किसी हायर एनर्जी स्टेट से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो फोटोन एमिट होगा, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, उसको अगर हम देखें तो मान लीजिए कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन if electron make transition from n principal quantum number to n2 नहीं, यहाँ पे m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, n में, तो इसमें हमारा एनर्जी जो एमिट हो रहा है फोटोन का,
उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो इसमें जो एनर्जी गैप है या एनर्जी डिफरेंस है इन एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, तो वो कितना होएगा। मान लो कि ये हमारा m है एनर्जी स्टेट और ये कहीं पे n है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है इसमें डायरेक्टली, ठीक है, तो इसमें जो फोटोन एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ कितना होएगा लैम्डा, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन mth ऑर्बिट माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो mth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, तो देखो हमने फार्मूला लिखा था इसके पहले, माइनस ऑफ 13.6 और ये था हमारा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या m स्क्वायर, और माइनस nth ऑर्बिट में होगा माइनस ऑफ 13.6, ठीक है, 13.6 और ये हो जाएगा हमारा क्या z स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13.6 z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 1 बाई एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर और ये डेल्टा ई हो जाएगा। तो डेल्टा ई यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा जो हमारा आ जाएगा 1 बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये 13.6 डिवाइडेड बाई ये हमारा एच सी, ठीक है, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एच सी, ठीक है, तो ये 1 बाई लैम्डा दिस इज इक्वल टू, ये होता है हमारा आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर, ये हमारा जो है फॉर्मूला है इस प्रोसेस में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन mth ऑर्बिट से डायरेक्ट nth ऑर्बिट में आ रहा है, तो इसमें जो वेवलेंथ एमिट होगा हमारे फोटोन का, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट फार्मूला है। और इसमें जो r है, ये r इज इक्वल टू हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ये क्या है हमारा hc, और इस r को हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये आ जाएगा कितना, r का वैल्यू हमारा जो होता है दिस इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 ये पर मीटर होता है। ये वैल्यू ध्यान में रखना, रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर ये होता है। और यहाँ से आप चाहो तो देखो ये भी लिख सकते हो, ये एच सी का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहाँ से आ जाएगा आर सी एच दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आर सी एच का वैल्यू कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम किसी भी देखो हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम रीडबर्ग कांस्टेंट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे हम रीडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में एनर्जी लिखते हैं। चलिए देखिए रीडबर्ग के कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे हम एनर्जी लिखते हैं। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आर सी एच होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में
हमारा जो एनर्जी होता है nth ऑर्बिट में वो होता है -13.6। ये क्या होता है z² डिवाइडेड बाई n²। ठीक है, ये हमारा होगा z² डिवाइडेड बाई n²। ये हमारा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को RCH लिख सकते हैं। तो ये RCH इंटू z² डिवाइडेड बाई n²। इस फॉर्म में भी हम एनर्जी लिखते हैं हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक एटम का। ठीक है, तो ये आप पूरा रिलेशन जो है कि आप रेडीमेड याद रखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है Hc का हमारा प्लैंक उधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आता है। तो Hc का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है हमारा नैनोमीटर। ठीक है, इतना वैल्यू होता है इसका। तो ये रेडीमेड इसका वैल्यू याद रखना। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, रेडियस हमारा अभी बोर्स जो रेडियस हमने लिखा तो बोर्स रेडियस 0.053 ये इतना होता है हमारा नैनोमीटर। ये ध्यान रखना और ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को भी क्या करना है याद रखना है। ठीक है, अगर ये हमारा हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू क्या कर देंगे 1। तो Z का वैल्यू 1 कर देंगे तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अगर कहें आपको कि हाइड्रोजन एटम में लाइमन जो सीरीज का फर्स्ट जो लाइन का वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का जो वेवलेंथ होगा लाइमन सीरीज में फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का पहले लाइन का क्या वेवलेंथ होगा। तो पहला लाइन मतलब कि हमारा देखो लाइमन सीरीज में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 होगा और n इज इक्वल टू 1। तो 1/λ दिस इज इक्वल टू ये r हो जाएगा इंटू z का वैल्यू तो 1 और 1/n 1 माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। तो ये 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 माइनस 1 3/4 तो ये आ जाएगा 3r/4। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3r। इतना हमारा मीटर, r का वैल्यू रख दोगे तो इतना मीटर आ जाएगा। यही हमारा वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना, फार्मूले सब याद रखना और रेडीमेड वैल्यूज भी याद रखना।